हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र चैनल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। क्या आप जानते हैं जीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि इसके द्वारा जो भी हमारा एक्टिविटी होती है उसको हम समझ सकने में काफ़ी कुछ सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नॉलेज द्वारा अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट दूर कर सकूँ। तो गाइस, आपको पता है आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हमारा 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का है, ठीक है, जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये टॉपिक का नाम है। इसे हम जेनेटिक्स के नाम से भी मोस्टली जानते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मगर इसमें हम आज जानेंगे कि कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं जो हमें जेनेटिक्स पढ़ते समय बहुत ही यूज़फुल होती है, या फिर हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें ये टर्म के फॉर्म में दिए हुए हैं। यानी कि इनकी डेफिनेशन पर्टिकुलर नहीं दी हुई है, बट आपके एक लाइन में आपका एक वर्ड दिया हुआ है। तो हम उन सब टर्मोलॉजी को आज जानेंगे, क्योंकि ये टर्मोलॉजी हमें बार बार यूज़ होने वाली है। क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो थोड़ा बच्चों को टफ टॉपिक भी लगता है। क्यों लगता है? इसका रीज़न है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत क्या है, आपका स्टैटिक्स और आपका वेरिएशन, ये मैथ्स के कुछ टर्म यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो आपके सम होते हैं वो लगाने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। इसलिए जो आपके जैसे देखो, बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो दिल से बायोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी कि जिन्होंने सोचा है कि हमें अपना कैरियर इसी फील्ड में बनाना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अंडर प्रेशर लेते हैं, यानी कि घर में बोला है कि मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ऐसा, तो जो बच्चे बायोलॉजी मैथ्स के डर से लिए हैं उनको ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसमें जो आपका स्टैटिक्स यूज़ होती है, वेरिएशन यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा लगता है। इतना टफ भी नहीं होता है, बट थोड़ा उनको थोड़ा टफ जाता है। मगर सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं जो टफ हो या फिर जो हमें परेशान कर सके। तो इसलिए ये टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पहले, अगर हम उन टर्मिनोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड रहेंगे तो हमें ये सब चीज़ें सीक्वेंस से अच्छे से ईज़िली समझ में आती रहेंगी। और क्योंकि जैसे कि नाम ही इसका क्या है, जेनेटिक्स, तो लोगों को थोड़ा बहुत लगता है जेनेटिक्स मतलब मोस्टली आपका क्या है कि ये जो आपका इतना बड़ा टॉपिक है का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसे शॉर्ट में जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि ये जो है जीन पर काम करता है। जीन यानी कि वो फैक्टर होता है या वो ट्रेड होता है जिससे कि हमारे कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टॉपिक में हम क्या करेंगे, अभी अभी हम आगे आपको ये नहीं कि हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया तो मेडलिज्म और आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और आपका ये सब पढ़ाने लग जाए। पहले हम थोड़ा आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में नॉलेज देंगे, उसके बाद हम सिस्टमेटिक आपकी एनसीईआरटी का वन वर्ड टू वर्ड आपका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, जैसे पता है जेनेटिक्स, इस टॉपिक को हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यह आपका थर्ड यूनिट है। तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स से मोस्टली हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो आपका जीन होता है, एक वेरिएशन होता है, एक हेरिडिटी होता है। क्या होता है? जीन, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ये तीन कंसेप्ट को हम जेनेटिक के अंडर में पढ़ते हैं। वैसे तो हम ये बोल सकते हैं जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या करते हैं, जीन की कैरेक्टर के बारे में, कुछ पैरेंटल कैरेक्टर जो कि आपकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो जेनेटिक्स है उसमें हमारा तीन टर्म रहते हैं जिनको हम मोस्टली स्टडी करते हैं। पहला है जीन। तो जीन क्या होता है आपका? जीन एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पता है कि आपका
जो डीएनए और आरएनए हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वो। और आपका सेकेंड होता है प्रोडक्ट डी आरएनए एंड या प्रोटीन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जीन जो है वो क्या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो भी सीक्वेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरएनए प्रोटीन, ठीक है। ये आपके ये दो चीज आपके जीन के अंडर में आते हैं। अब सेकेंड वर्ड है आपका वेरिएशन। तो वेरिएशन में होता है कि मतलब जैसे कि अब मैं हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, या फिर आप है, आपकी कोई फ्रेंड, तो दोनों में कुछ चीज़ें जो होती है वो सिमिलर होती है। सिमिलर बोले तो जैसे कि एक गेम है तो उसमें आपका भी बहुत मन लगता है, आपकी फ्रेंड का भी, तो मतलब ये बोलते हैं कि वेरिएशन में क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंस एक दूसरे की इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी का हाइट है, किसी का कलर है, किसी का हेयर कलर, आइस कलर, ये सब आपका क्या होता है डिफरेंस इंडिविजुअल, तो उनका पर्टिकुलर होता है। और इंटरेस्ट कभी कभी आपका सेम रहता है। और दूसरा होता है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन यानी कि सेम स्पीसीज की जो भी आपकी क्या होता है स्ट्रेंथ होगी उसे आप पॉपुलेशन बोलते हैं, चाहे फिर वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फिर वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। पॉपुलेशन यानी कि वन टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसका ही वहाँ पर पूरा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अब इसी में जो आपका ये है ना डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डिफरेंस इंडिविजुअल होता है तो कभी कभी हमारे जीन में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उनमें चेंजेस हो जाता है, तो उधर भी हम म्यूटेशन भी क्या वेरिएशन के ब्रांच के अंदर ही पढ़ेंगे। म्यूटेशन एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि आपका जो जेनेटिक आपका जो मटेरियल होता है उसमें जो सीक्वेंस होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड, उनके सीक्वेंस में क्या हो जाता है, उनके सीक्वेंस में डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ म्यूटेशन भी हम वेरिएशन के अंदर में ही पढ़ने वाले हैं। थर्ड वन है आपका हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस यानी कि आपका पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग बोले तो प्रोगेनी, ठीक है, प्रोगेनिक, ये आपके वर्ड यूज होंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट में बताएंगे। जैसे ऑफ स्प्रिंग है तो वो बुक में प्रोगेनी भी लिखा है, ठीक है। तो आप प्रोगेनी भी आपको अगर है तो उसका मतलब क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो आपको जो जेनेटिक्स है वो थ्री आपके टर्म पे हम स्टडी करते हैं, जीन करते हैं, जो कि क्या है आपका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रोडक्टेड आरएनए या फिर प्रोटीन, ठीक है। वेरिएशन में आपका डिफरेंस इंडिविजुअल्स में जाएगा या पॉपुलेशन में जाएगा, ठीक है। और आपका थर्ड वन है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यानी कि बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, और आपका क्या है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और आपको जो जेनेटिक्स है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल्स को बोलते हैं, ठीक है, जे मेंडल्स, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1822 में हुआ था और डेथ 84 में। तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन की जब इन्होंने अपना काम किया, ठीक है। तो अब जो जीन है, अब ये मेंडल के बारे में थोड़ा बताते। मेंडल जो थे वो एक चर्च में क्या थे, पार्टी थे, ठीक है। और वो क्या करते थे कि अपने खाली टाइम पे वो मतलब ऐसे प्लांट पे स्टडी करते थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब पहले ही मतलब उन्होंने किस पे किया, आपका गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो ऐसा नहीं कि गार्डन पी पे उन्होंने अचानक से उनको कोई ड्रीम आया और वो करने लगे, नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कई प्लांट पे किया था। बट उन्हें जो चाहिए था, जो वो चेंजेस अपने एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते थे या जो रिजल्ट चाहते थे, वो उनको अदर प्लांट पे नहीं मिला। तो इन्होंने फिर गार्डन पी पे अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जैसे कि ये चर्च में रहा करते थे, चर्च के मतलब इन साइड में जगह पड़ी रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं वहीं पर अपना वेजिटेबल वगैरह ग्रो करके वही सब करते हैं। तो इन्होंने उसी में अपने खाली टाइम में अपना एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। तो पहले इन्होंने गार्डन पी पे ही नहीं स्टार्ट कर दी, पहले इन्होंने और भी प्लांट पे किए, मगर इनको जो रिजल्ट चाहिए थे वो इन्हें नहीं मिल रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि आपका गार्डन पी को चूज किया। गार्डन पी को चूज करने के भी काफ़ी रीज़न थे कि एक तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, और इसमें जो भी आप वो जनरेशन टू जनरेशन जो आपके कैरेक्टर को देखना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे, वो भी इसमें बहुत जल्दी हो रहा था। तो ये सब हम बाद में अभी देखेंगे। बट अभी क्या है कि मगर एक फैक्ट भी है कि जो मेंडल है ना ये बहुत अनलकी साइंटिस्ट है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डिस्कवरी किया बट इसका श्रेय इनको नहीं मिल पाया,
क्योंकि जब तक ये जिंदा थे और ये अपना एक्सपेरिमेंट करते थे और अपना एक्सपेरिमेंट जब वो ऑफिस भेजा करते थे, इनसे एक और मिस्टेक क्या हुआ था कि मतलब इन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स टर्म को यूज किया था। तो साइंटिस्ट इनके पेपर देखने से पहले ही बोलते थे कि इसमें वेरिएशन दिखा रहे हैं, आप स्टैटिक्स दिखा रहे हैं, मैथ्स कहाँ यूज होता है। तो इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दिया गया। जब तक ये जिंदा थे तब तक लोग यही बोलते थे आप जो फैक्टर फैक्टर बोल रहे हो, क्योंकि ये जीन को भी डिस्कवर नहीं कर पाए थे। जीन जो आज जीन हम लोग बोलते हैं उसको मेंडल क्या बोलते थे, आपका मेंडल बोलते थे कैरेक्टर, ठीक है। जीन को मेंडल क्या बोलते थे, आपका कैरेक्टर बोलते थे, ठीक है। जीन को क्या बोलते थे आपका, और आपको जो ट्रायल थे जो उसको कैरेक्टर बोलते थे और आपको जीन को फैक्टर बोलते थे। तो सब बोलते थे कि आप फैक्टर फैक्टर चिल्लाते ही फैक्टर है कहाँ। तो ऐसा तो जीन कुछ उन्होंने नहीं कर पाया था, बट इनके काम को 19 सेंचुरी इन्होंने काम किया 18 में, यानी कि ये पूरा 7 ईयर तक इनका 7 नंबर बहुत लकी था मेंडल का। इन्होंने गार्डन पी को लिया और 7 साल तक उस पर काम किया और उसके 7 कैरेक्टर पर काम किया, 7 कैरेक्टर पर भी काम किया और 7 साल तक भी काम किया। बट उन्होंने जो इतनी अच्छी डिस्कवरी किया था, इतना अच्छा लॉ दिया था, बट ये उनके जीते जी ये प्रूफ नहीं हो पाया था। तो उनको इसका श्रेय मरने के बाद 19 सेंचुरी में आपके जो जॉनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके फैक्टर को जीन का नाम दिया, क्योंकि जो मेंडल थे वो फैक्टर को जीन को फैक्टर सबसे यूज करते थे। तो जो फैक्टर को जीन का नाम दिया किसने, जॉनसन साइंटिस्ट ने। क्या कब दिया, 19 सेंचुरी में। और आपके मेंडल कहाँ थे, 18 में 1822 से 84 तक ही उनका लाइफ स्पैन था। तो फिर इनके काम को तजब्बो नहीं दी गई। मरने के बाद जब जॉनसन ने स्टडी किया इनके सारे उस पर, और भी काफी ह्यूगो डिवीज और ऐसे 2-3 साइंटिस्ट हुए, सबने मगर इंडिविजुअल इनके काम पर वर्क किया था। तब कहीं जाके पता चला कि मेंडल ने जेनेटिक्स बहुत अच्छा लॉ दिया है। कौन सा लॉ दिया था, इन्होंने लॉ दिया था आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बाद में उनको श्रेय दिया गया कि इतना अच्छा डिस्कवरी, इनको जीते जी कोई श्रेय नहीं मिला, जीते जी बल्कि इनका हमेशा क्या होता रहा, ऑब्जेक्शन ही होता रहा कि आप बायोलॉजी में मैथ्स डाल रहे हो, टर्म डाल रहे हो, 1 2 3 4 नंबर डाल रहे हो, जबकि बायो में मैथ्स कहाँ यूज हो सकता है। तो इन्होंने किस पे, गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था जो कंटिन्यू 7 ईयर तक किया और 7 कैरेक्टर ही लिए थे इन्होंने, किसके, गार्डन पी के। और इन्होंने जो क्रोमोसोम्स थे ना, इनके क्रोमोसोम नंबर भी कितने थे, 14, यानी कि पेयर में देखे तो 7 और वैसे देखे तो 14। तो इन्होंने जो कैरेक्टर लिए थे वो भी 7 थे। तो इनका 7 नंबर बहुत लकी था, ठीक है। तो ऐसे मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने फैक्टर कहा, जबकि फैक्टर को आज हम जीन कहते हैं, और जिसको कैरेक्टर कहा वो ट्रेड था, ट्रेड को इन्होंने कैरेक्टर कहा था। तो इस तरह मतलब थोड़ा सा कि मेंडल ने उनको प्रॉपर नाम नहीं दे पाया था कि जो हमारा जीन है वो फैक्टर की तरह काम करता है, उन्होंने फैक्टर बोला था, उसको जीन अदर साइंटिस्ट ने नाम दिया, ठीक है। तो ये इनके रीजन, हम यहाँ पर थे जेनेटिक्स के 3 हमने देखा, जीन, वेरिएशन और हेरिडिटी। जीन में आपका क्या है, सीक्वेंस ऑफ ये न्यूक्लियोटाइड्स, और आपका क्या प्रोडक्ट डीएनए, प्रोडक्ट आरएनए या फिर प्रोटीन, और आपका क्या है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है, 2 लोग सेम नहीं हो सकते हैं। और आपका पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस में पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग में जो ऑफस्प्रिंग को प्रोगेनी भी बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जीन जो है हमारा क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये क्या है, केमिकली डीएनए होता है, ठीक है, और इसको लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्रोमोसोम्स भी हमें पता है ना, हमने सेल में पढ़ा था, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स भी यहाँ पर आप देखेंगे। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे। अब इनहेरिटेंस देखो, इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, ट्रांसफर टू ट्रेल वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेल यानी कि जो कैरेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइज कलर,
हेयर कलर, स्किन कलर, ये क्या है, कैरेक्टर है। तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हो, तो ये इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को अदर भी बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफ जीन, जो कि जीन ऐसे कैरेक्टर जो कि जीन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब कैरेक्टर भी क्या होते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो उनको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसको रेसेसिव बोलते हैं। रेसेसिव बोले तो मतलब उस वो बोलेगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे घर में किसी एक के दो बच्चे हैं तो किसी एक की ही चलती है। बड़ा भाई बोल रहा है तो छोटा बोलेगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू, बोल रहा है वो तो बोलने देते हैं, मगर वैल्यू किसका ज्यादा है, जो बड़ा है, जिसकी बात घर में मानी जाती है। और नहीं तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके मम्मी पापा है तो किसी के घर में केवल मम्मी का ही बात माना जाता है, और किसी के घर में पापा का, मगर कभी कभी किसी घर में दोनों का ही माना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो डोमिनेंट और रिसेसिव का दूसरा एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल आपने पिकनिक पे जाना है, ठीक है, तो आपने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, मम्मी ने तो ओके कर दिया, बट आपके पापा स्ट्रिक्ट हैं, बोले नहीं नहीं जाना है, तब आप क्या करोगे, बहस हो रही है आप लोगों की, पापा ने बोल दिया नहीं तो नहीं। पापा के जाने के बाद रूम में फिर मम्मी को आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया, नहीं ऐसा वैसा, तो फिर मम्मी एग्री हुई। तो वहां पर क्या हो गया कि जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है वो कब एक्टिव हुआ, जब वहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, डोमिनेंट यानी कि जो एक्सप्रेस करेगा जीन को, और रेसेसिव जो कि क्या करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, जिसे दबाया जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट घरों में ये इन्वायरमेंट होता है कि मतलब बड़ा बच्चा है तो उसकी बात ज्यादा मानी जाए, छोटा वाला बोल रहा है बोलता रहेगा मगर उसकी बात ज्यादा फॉलो किसकी होगी, जो की बात मानी जाती है उसकी। ठीक है, तो ये आपका, अब इनहेरिटेंस में क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी कि जो आपके कैरेक्टर वन जनरेशन से अन्य जनरेशन में जाते हैं। अब फिर उसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन क्या है कि डिग्री ऑफ हेरिडिटी प्रोगेनी। ठीक है, प्रोगेनी की वो प्रोगेनी या ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब इसमें होता है कि जो फादर या मदर के, जैसे कि फादर या मदर पेरेंट्स की जो हेयर कलर है वो बच्चे में वैसे ही हेयर है, वैसे हेयर कलर है, वैसे आइस कलर है, और वैसे ही उसकी हाइट है, यानी कि फिजिकली। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, तो वो वाले कैरेक्टर आपके क्या आ जाते हैं, वेरिएशन में। ठीक है, अब ये आपकी टर्मिनोलॉजी हुई किससे रिलेटेड, जेनेटिक्स से। जीन हुआ, वेरिएशन हुआ, हेरिडिटी हुई, और आपका जीन बेसिक, जीन को क्या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और बेसिक आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी बोलते हैं, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, या आप लोकाई ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हुआ। अब आपके हम देखेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर है, क्या है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम हमने देखा था कैसे, देखो ऐसे रहता है ना क्रोमोसोम, ऐसे हमने देखा था। ठीक है, इसी को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपका सेंट्रोमियर है, और ये हमारा क्या है, आर्म, वन आर्म एंड अनदर आर्म। तो ऊपर वाले आर्म को पी आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी आर्म, क्यों, पेटाइल ट्री, इसलिए इसे पी आर्म बोला, और नीचे वाली को क्यू आर्म बोलते हैं। ठीक है, दो आर्म होती है, बीच में सेंट्रोमियर होता है। अब इसी सेंट्रोमियर में, अब ये जैसे ये क्रोमोसोम था, हमने यहाँ थ्रेड की तरह बनाया, तो ये कहीं कहीं क्या इस तरह के स्ट्रक्चर, तो ये जीन ए और जीन बी, एक ही क्रोमोसोम में आपके एक से ज्यादा जीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कभी कभी एक भी नहीं हो सकते हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है कि मतलब आपके क्रोमोसोम में जीन जो है एक से ज्यादा लोकाई पे भी प्रेजेंट हो सकते। लोका यानी कि लोकेशन, यहाँ पर जीन ए है, यहाँ पे जीन बी है, दूसरा हमने यहाँ बनाया तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जीन ए है, तो लोकस यानी कि लोकेशन ऑफ जीन, कि वो कहाँ पर क्रोमोसोम में है। ठीक है, ये क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है यही आपके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इसी में आपका वर्ड आता है जीनोम। जीनोम क्या है, जैसे कि हमने हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हमने जब माइटोसिस पढ़ा था, मियोसिस पढ़ा था, यानी कि सेल डिवीजन पढ़ा था, वहां पे हमने नॉर्मली हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पढ़ा था कि हैप्लॉइड को हम एन से आइडेंटिफाई करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से करते हैं। ठीक है, और इस तरह का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। जीनोम यानी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड बोले तो
वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हैप्लॉइड में देखो ये वन एक ही टाइप का, ठीक है, तो ये एन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड में क्या यही दो आ जाएंगे, ये नंबर वन है और ये नंबर वन है, यहाँ पर केवल नंबर वन है, यहाँ पर वन फादर का वन मदर का। देखा था ना हमने माइटोसिस मियोसिस में कि हमारा जो क्रोमोसोम जाके वहां पर तो हमारा वन फादर का था वन मदर का था, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड हो गया, यानी कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसे ही आपका क्या होता है, एलील्स होता है। ये वर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी है जो आप अभी आगे टॉपिक में यूज होगी, ठीक है। जीनो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, कहीं पे आपका हैप्लॉइड लिखा है तो उसे रिप्रेजेंट हम स्मॉल एन से करेंगे और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसे आपका डिप्लॉइड है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू एन से, किससे करेंगे, टू एन से करेंगे, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ आया यहाँ तक जितना अभी बताया है कि आपका जीन है जो कि आपका क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। जेनेटिक्स को तीन में किया, आपका जीन किया, इनहेरिटेंस किया, वेरिएशन किया। इनहेरिटेंस क्या है आपका, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वेरिएशन क्या है आपका कि जो भी आपके डिग्री बाई विच प्रोगेनी, ठीक है, टू दियर पेरेंट्स। और ये आपका जीनोम, और ये आपके आर्म, पी आर्म, क्यू आर्म, और आपकी यहाँ पर लोकस यानी कि जीन यहाँ पर लोकेट है, लोकेशन है, ठीक है। फिर आपका हैप्लॉइड वन सेट ऑफ, और इसी में आपका एलिल्स आता है, ठीक है। एलिल्स वर्ड यूज होगा। एलिल्स क्या होगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि आपका प्लांट की हाइट, कुछ प्लांट हाइटेड होते हैं तो उन्हें वो टॉल बोलेंगे, कुछ छोटे होते हैं ड्रॉप बोलेंगे। तो ये एलिस डिपेंड, जहाँ पर हम एलिस को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ये होने के बाद जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, ये जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप बोले तो जैसे ये हमने बताया कि ये क्या है, आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए पोजीशन पर जीन ए लगा है, ए पोजीशन बी पोजीशन पर जीन बी लगा है, ये लोकेशन है। अब दूसरा क्रोमोसोम देखेंगे, वहां पर जीन ए जो है वो पी आर्म के पास भी लगा रह सकता है, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो सेंट्रोसोम से इतर ही रहती है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या मिडिल का पार्ट होता है। कभी कभी जो डीएनए, ये जो आपके जीन है वो यहाँ पर भी लोकस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये होता है आपका क्या, ये आपका होता है आपका जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप किस तरह हैंडल हो रहा है। फिर है फिनोटाइप। फिनोटाइप में आपका क्या होगा कि फिजिकली एक्सप्रेशन आएंगे ऑफ जीन। फिजिकली एक्सप्रेशन यानी कि आप किसी को ऐसे देख के, जैसे आपका दोस्त है, आपने उससे मिले पहली बार, इंट्रोडक्शन हुआ दोनों का, और आपने देखा कि उसका हाइट आपके इक्विवेलेंट है, उसका स्किन कलर सेम है या फिर डल है या फिर डार्क है, इंटरमीडिएट है या फिर आपका डल है या फिर फेयर है, ठीक है, और आपका आइस कलर। तो ये आपका फिजिकली एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है क्या, फिनोटाइप। बट इसमें दूसरा कैरेक्टर होता है कि कंट्रोल बाय जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कलर बहुत फेयर है, ठीक है, बट आप कुछ टाइम के लिए या फिर आप का बर्थ जैसे स्टेट, जिस स्टेट में हुआ उससे आप अदर स्टेट में पढ़ाई के लिए या फिर अपने जॉब के पर्पज से जाके वहाँ पर अदर स्टेट में रहने लगते हो। तो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेन में चले गए, ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, इन्वायरमेंट ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हार्ड है, तो क्या होगा, आपकी जो फेयर कलर है वो टैन हो जाएगी। तो अब टैन होगी तब इसमें जीनो मतलब आपका फिनोटाइप रिस्पॉन्सिबल था फिजिकल के लिए, बट यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट भी अटैच हो रहा है। अब आपका जीन तो इंडिया का ही है ना, आप फॉरेन गए, वहां पे आपकी स्किन टैन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मगर आपके पास जीन तो इंडिया में ही था ना। तो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया कि फिनोटाइप के साथ साथ आपका इन्वायरमेंटल फिजिकल कंडीशन के साथ साथ आपका क्या कनेक्ट हो गया, आपका इन्वायरमेंट भी हो गया कि आप इस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वहां पर ऐसा क्लाइमेट है कि ज्यादा सनलाइट की वजह से आपकी स्किन टैन हो रही है, ठीक है। तो जब हमारा जीनोटाइप क्या है, वो प्रॉपर एक्सप्रेशन जीन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और फिनोटाइप क्या, फिजिकली एक्सप्रेशन है जीन का, बट उसमें कभी कभी इन्वायरमेंटल चेंज भी देखने को मिलता है जो कि आपके जीन में नहीं होता है, वो आपके फिजिकल फीचर्स पर आता है, जैसे आपकी स्किन का टैन हो जाना, और आपका जो हेयर कलर तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाइट वगैरह पे हो जाता है कभी कभी, ठीक है।
अब आता है आपका सब अदर टर्म आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि जैसे देखो हमने देखा कि जो आपका जैसे हैप्लॉइड है तो हमने उसको एन से आइडेंटिफाई कर दिया। ऐसी प्लांट की हाइट है तो हम इसको नॉर्मली देखो जो भी आपके टर्मोलॉजी आ रही है तो उसके लिए हम अल्फाबेट्स या नंबर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पता है कि जेनेटिक्स में मेंटर ने क्या किया था कि आपका मैथमेटिक्स यूज किया था, तो वहां पर हम कहीं कहीं नंबर यूज करेंगे और कहीं पर आप क्या करोगे कि अल्फाबेट्स यूज करोगे। तो जैसे कि आपका फिजिकली एक्सप्रेशन ऑफ जिन क्या है टॉलर, तो टॉलर के लिए क्या होगा कि हमारा कैपिटल टी यूज होगा, ठीक है। और स्मॉल के लिए अब ऐसा नहीं कि स्मॉल के लिए हम ड्रॉप के लिए हम डी यूज करने लगे, नहीं, डी के लिए भी हम क्या करेंगे इसी को स्मॉल टी, क्योंकि एक ही तरह की टर्मोलॉजी रखेंगे। अगर हम ऐसे चेंज करेंगे कि ड्रॉप के लिए डी करेंगे और आपका टॉल के लिए टी करेंगे, फिर आगे आपका कुछ आएगा तो उसके लिए हम पॉड कलर आया तो उसके लिए कैपिटल पी कर रहे हैं, ठीक है। पॉड साइज आया तो उसके लिए स्मॉल एस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, जो फिक्स कर लेंगे टर्मोलॉजी वही यूज करेंगे। तो हमने टी टॉल के लिए किया, ये ड्रॉप के लिए किया। तो ऐसे ही हमारा होमोजाइगस प्योर होमोजाइगस आएगा तो होमोजाइगस एलीज कैसा आएगा, ये एलीज है, ठीक है, एलील। तो अब ये कैसे हो रहा है, जैसे आपका क्या टॉल है प्लांट तो उसमें कैसा जीनोटाइप आएगा, कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी ड्रॉप है। तो ऐसे आपका हेट्रोजाइगस यानी कि हेट्रोजाइगस में क्या होगा, अब जब जैसे कि प्योर है तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे जीनोटाइप कैपिटल टी हो जाएंगे। और आपका हेट्रोजाइगस आपका है यानी कि इम्प्योर एलील्स है तो फिर क्या हो जाएगा, एक आपका स्मॉल हो जाएगा और एक आपका इम्प्योर स्मॉल टी हो जाएगा। और अब क्या है हेट्रोजाइगस भी हो गया, होमोजाइगस भी हो गया, और एक आपका आता है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में अब ये क्या है, ये तो होमोजाइगस है यानी कि प्योर टाइप ऑफ जीन है, और ये हेट्रोटाइप है यानी कि इसमें क्या है ये भी प्योर टाइप है बट ये स्मॉल टी है, ठीक है। अब आता है आपके तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है इसका होमो, ठीक है। अब हेमीजाइगस में क्या होगा कि इसमें कोई एक ही एब्सेंट होगा और एक प्रेजेंट होगा, यानी कि टॉल वाला एक्सप्रेशन जीन प्रेजेंट होगा तो ड्रॉप वाला एब्सेंट होगा, और ड्रॉप वाला एक्सप्रेसिव पोजीशन में होगा तो स्मॉल वाला गायब होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एलीज। तो होमोजाइगस में क्या होगा कि एक ही टाइप के आपके जो आपका एक्सप्रेशन जीन की वो है क्या ट्रैक, ठीक है। और ये आपका ये क्या हो जाएगा इम्प्योर यानी कि जो ड्रॉपनेस वाला है। और आपका होमोजाइगस में क्या हो जाएगा कि मतलब दोनों में एक प्रेजेंट होगा, या तो आपका हेट्रोजाइगस एलीज प्रेजेंट होगा या फिर होमोजाइगस, तो या तो कैपिटल टी होगा तो स्मॉल टी आपका वहां से गायब रहेगा, और अगर ये होगा तो फिर वो गायब होगा, ठीक है। ये आपकी टर्मोलॉजी है, ठीक है। क्या है आपका होमोजाइगस प्योर, होमोजाइगस जीन या होमोजाइगस प्योर, हेट्रोजाइगस, ये ठीक है। अब इसके बाद आता है सिस्टोन, रेकॉन एंड म्यूटॉन। ये एक तरह से जीन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका आगे हम बताएंगे। तो ये क्या एक तरह से क्या है, ये तीनों क्या है आपके जीन के ही पार्ट है, ठीक है। सिस्टोन क्या है, यूनिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन यानी कि जो आपकी फंक्शन क्या फंक्शन रहता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी कि डीएनए का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद रेकॉन में क्या होता है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो जहां पर रिकॉम्बिनेट होता है वहां पर रिकॉम्बिनेट यूनिट परफॉर्म करती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना आरएनए का। फिर है म्यूटॉन, म्यूटॉन क्या है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, मतलब जब कभी जैसे कि आरएनए सीक्वेंसिंग में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में जब कभी क्या होता है जो आपका जेनेटिक मेकअप में जो डिसबैलेंस हो जाता है या फिर आपका कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर म्यूटेशन की कंडीशन कौन करता है, यूनिट ऑफ म्यूटॉन, ठीक है। म्यूटॉन क्या है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, कि मतलब कुछ जनरेशन में म्यूटेट हुआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूटॉन होगा। तो ये आपका टर्मोलॉजी है। सिस्टोन तो आपका यूनिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, यूनिट ऑफ फंक्शन में आपका डीएनए पार्ट पे आ जाएगा। और रेकॉन यानी कि रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पर आपका डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ वहाँ पर रेप्लिकॉन फैक्टर एसोसिएट रहता है, ठीक है। और म्यूकॉन यानी कि आपका
यूनिट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है कि जो मेडलिज्म है, जो हमारे मेडल्स ने लॉ दिए थे उनको मेडलिज्म लॉ बोलते हैं या फिर उनको मेडलिज्म जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने दो बेस पर दिया था, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों बेस पर इन्होंने अपनी मेडलिज्म जेनेटिक्स को क्या किया था, प्रेफर किया था, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन का। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन गोल्डन पी पे कराई थी। और लॉ कौन सा दिया था, लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनियन, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या था कि कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने बताई और कुछ मेडल्स के बारे में थोड़ी बातें बताई। अब आगे के जो पार्ट में है ना, वो हम क्या करेंगे, आगे के पार्ट में हम सारा स्टार्टिंग से लेंगे कि किस तरह उन्होंने गार्डन पी लिया, गार्डन पी के कौन से 7 कैरेक्टर थे। तो अब इसमें हमने क्या देखा, हमने सिंपल ये देखा कि जो आपका इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, वो जेनेटिक्स भी उसे बोलते हैं, जो कि 3 बेस पर डिपेंड रहती है। जो पहला है आपका जीन, फिर है इनहेरिटेंस, फिर वेरिएशन, ठीक है। इनको हमने देखा कि किस तरह सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और ये है। फिर इसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, जैसे कि आपका जीन लोकस, यानी कि जहाँ पर जीन का लोकेशन होता है। और फिर हमने देखा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और आपका होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमियोजाइगस, ये आपके एलिस देखे, ठीक है। फिर आपने देखा म्यूटॉन, रेकॉन और आपका क्रिप्टॉन, ठीक है। इसका सीक्वेंस कभी कोई पूछते हैं कि कौन, बट तो आप अल्फाबेट से देखोगे, सी पहले आता है, सी ग्रेटर देन टू आपका आर और आर ग्रेटर देन टू एम, इस तरह आपका CMR ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब आज हो गया ये हमारा। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, मेडलिज्म से लेके पूरा उनका देखेंगे कि मतलब किस तरह उन्होंने गार्डन पी को चूज किया और गार्डन पी के कौन कौन से 7 कैरेक्टर, और यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 14 थे, मगर पेयर 7 था। और उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे और गार्डन पे, और इसलिए लिए था क्योंकि उसमें क्या था, सब कुछ ईजिली वो ग्रो हो जाते थे, क्योंकि वो ईयरली उसको घंटों में इंतजार नहीं। अब जैसे कि ले लेते बैनियन ट्री या फिर कोई भी बड़ा वाला नीम ले लिया, आम का पेड़ ले लिया, तो वो तो ग्रो ही बहुत देर में होते हैं। तो मेंडल का ये रीज़न था कि मतलब जो आपका गार्डन पे है वो ईजिली ग्रो हो जाती है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम है। तो उनको जो कैरेक्टर स्टडी करने थे वो ईजिली वे में वो कर सकते थे। इसलिए इससे पहले भी उन्होंने कई प्लांट पे किया, बट उनको सक्सेस किस पे मिली, ग्रीन आपको गार्डन पे उनको मिली। और जितना वो चाहते थे वो सब किए, बस उन्होंने क्या किया कि जीन को क्या नाम दिया था, जीन को उन्होंने फैक्टर बोला था और ट्रेल को उन्होंने कैरेक्टर बोला था। बस ये दो टर्मिनोलॉजी उन्होंने नहीं दिया था। बाकी उनके काम को उनके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बट जब वो जिंदा थे तब कुछ भी पॉपुलैरिटी नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि तब उनका क्या चल रहा था, ऑब्जेक्शन ही होता रहता था। कोई बोलता था कि आपका फैक्टर कहाँ है, कोई बोलता था कि आप जो बायोलॉजी है उसमें मैथ्स क्यों यूज कर रहे हो, आप मैथ्स के टर्म डाल रहे हो, ऐसा कहीं होता है बायोलॉजी में मैथ्स यूज होगा। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो भी रूल किए उसको तजब्बो नहीं दिया गया, उस पर कुछ ना कुछ वेरिएशन लगा के बोला गया कि भाई आपका ये कहाँ है, वो कहाँ है। और उनके जाने के बाद 19वीं सेंचुरी में उनके काम को क्या मिली, पॉपुलैरिटी मिली। और ये देखा गया कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जेनेटिक्स से रिलेटेड अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बहुत सक्सेसफुली लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों बोले तो साइंटिस्ट ने। तो अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आपका क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आपका दिया है मेंडल का, और 7 कैरेक्टर देखेंगे गोल्डन पी के कि किस बेस पर उन्होंने उसमें कैसे सेल्फ पॉलिनेट कराया, क्रॉस पॉलिनेट भी इजिली करा सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने गोल्डन पीक मतलब गार्डन पीक को ही क्या किया था, चूज किया था। क्योंकि उससे पहले भी वो कुछ कर चुके थे, तो उन्हें पता था कि उसमें रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा, और उन्हें जिस चीज़ से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए था वो उनको गार्डन पी पे ईजिली मिल रहे थे। और कितना, 7 कैरेक्टर पे किया, और आपका 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी थे उसमें, और प्लस उन्होंने 7 ईयर तक किया, ठीक है। 7 ईयर तक, 7 ईयर बोले तो 1856 से 1863 तक किया, यहाँ तक उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने 7 साल तक इस पे काम किया और फिर
जेनेटिक्स जैसे कंसेप्ट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं।